अलैकुम व्यूअर्स। नावल ख़ज़ा की आखिरी शाम, राइटर नाहीद चौधरी। उम्मीद करती हूँ आपको ये नावल पसंद आ रहा होगा। नावल पसंद आए तो काइंडली सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े माँ के कमरे में आए तो वो कुरान पाक की तलावत में मसरूफ़ नज़र आई। दोनों इत्मीनान की सांस लेते पलट आए, ये देखे बगैर कि ज़ोहरा की आंखों से आंसुओं की बरसात हो रही थी। मीरा किचन में चाय बनाने के लिए चली गई। उस्मान टीवी लगाकर बैठ गया। बिल्कुल अचानक हमीदा बेगम, अय्याज और शहाब के साथ ज़ोर ज़ोर से बोलती चली आई। मीरा घबरा कर बाहर निकली। जब से इनका रवैया बदला था, वो भी इनसे ढंग से बातें करने लगी थी। माँ कहाँ है तुम्हारी? इसे देखते ही पूछा। इतनी देर में ज़ोहरा खुद ही बाहर निकल आई, सफ़ेद दुपट्टे में। इनका चेहरा देखकर मीरा दुखी सी हो गई। क्या बात है भाभी जी? भाई जल्दी से तैयार हो जाओ। बल्कि तैयार भी क्या होना है, बस इसी तरह चलो। ज़रा बाजार तक बच्चे ज़िद कर रहे हैं। हमीदा बेगम ने तेज़ तेज़ कहते हुए ख़त्मा अंदाज में गोया हुक्म दिया, जबकि ज़हरा परेशान होते हुए इनके हिलते हुए मुंह को देखती रह गई। उस्मान दोनों के साथ पहले ही नीचे जा चुका था। ज़ोहरा, सोचने का वक्त नहीं है, 7:30 बज चुके हैं। तुम्हारे भाई साहब भी जा रहे हैं। अलबत्ता फरी कह रही है कि वो और मीरा नहीं जाएंगी। दोनों लड़कियां तनहा कैसे रहेंगी? ज़ोहरा ने दबी दबी आवाज़ में खदशा जाहिर किया। भाई अल्लाह हिफाजत में करेगा, वैसे भी थोड़ी देर में असद पहुंच जाएगा। हमीदा बेगम इनका हाथ पकड़कर ले जाते हुए कह रही थी। मीरा को इनके अंदाज पर हंसी आ गई। वो इनके पुराने और नए रवैये के बारे में गौर करती टेरेस पर आ गई। तीनों लड़के बेतहाशा खुश हो रहे थे। उस्मान के चेहरे पर भी हंसी देखकर ढेर सुकून इसके अंदर उतर गया। गाड़ी गेट से निकल गई तो फरहीन ने गेट बंद करते हुए इसे नीचे आने का इशारा किया, जबकि मीरा असद की आमद का सुनकर पहले ही इरादा बदल चुकी थी। तुम आ जाओ। मीरा इसका जवाब सुने बगैर अंदर आ गई। इसको चाय का याद आया चूल्हा तो घबरा कर किचन में देखा। चूल्हा फुल जल रहा था और उस पर रखे चाय के बर्तन में पानी खुश्क हो चुका था और सू सू की आवाज़ें आ रही थी। इसने जल्दी से चूल्हा बंद कर दिया और दोबारा चाय बनाए बगैर बाहर आ गई। चांद रात की वजह से टीवी पे गाने अच्छे आ रहे थे। वो ना चाहते हुए भी बैठ गई। न जाने कितना वक्त बीत चुका था। फरहीन न जाने क्यों नहीं आई थी। नीचे वाला पोर्शन तो और भी बड़ा था। 2-3 दिन से चौकीदार भी छुट्टी पर था। वो मुतफक्कर सी टीवी बंद करके और सारी रोशनियां बजाकर नीचे चली आई। जब इसे यूं लगा जैसे फरहीन ने इसे आवाज़ दी हो। भला इसने अंधेरा क्यों कर रखा है? मीरा का दिल खौफ से धड़कने लगा। इसे हमीदा बेगम पर गुस्सा आ गया। वो दोनों कहाँ की बहादुर थी कि तन्हा छोड़कर चली गई। बरामदे और किचन के बल्ब रोशन थे। इसे लग रहा था कि फरहीन चोरों के हाथों खत्म हो चुकी है। मीरा ने इसे कई आवाज़ें दे डाली। इसने डरते डरते फरहीन के कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। हर तरफ हल्का सा उजाला हो रहा था। दरवाज़ा खुला हुआ था। इसे आवाज़ें देते हुए अंदाजे से ही स्विच बोर्ड तलाश करके सारे बटन ऑन कर दिए। रोशनी होते ही इसकी नज़र सामने ही खड़े हुए एक वजूद पर पड़ी और मीरा चीख मारकर दरवाजे के साथ चिपक गई। आखिरी रोज़ा था और सबकी हिम्मतें जवाब दे चुकी थी। नढाल सी बीना और शाजिया अफ्तारी की तैयारी कर रही थी। आज तो कुछ ज़्यादा ही एहतमाम हो रहा था। क्यों, इस बारे में समीना बेगम और अजाज साहिब के अलावा सब बेखबर थे। हाँ, बीना और अहम बंदे आजिब को भी पता था। यार, आखिरी रोज़ा है, अब तो ये ताला तोड़ दो और अपनी नज़रें आसमान पर दुराओ। शायद तुम्हें ही ईद का चांद नज़र आ जाए। रहील ने गुमसुम से बैठे आजिब को एक दप लगाते हुए जला कर कहा। इस वक्त तीनों लॉन में घास पर टांगे फैलाए बैठे थे। क्या बात है आजिब, ये अचानक मूड में तब्दीली? क्या हुआ यार, कोई मसला है तो हमें बताओ। मसलन अगर दिल अपनी जगह से खिसक गया है तो। फैसल शरारत से कहता हुआ चुप हो गया। बको मत, आजिब मुंह बसोड़ कर रह गया। आजिब भाई जल्दी से आइए, चांद नजर आ गया है। सबसे पहले मैंने ढूंढा है। सना जोर से चीखी तो तीनों इनकी तरफ जाने की बजाय बेतहाशा अंदर की तरफ दौड़े। रोज़ा खोलने सब खाने वाली चीज़ों पर टूट पड़े। ज़्यादा हमला शरबत पर हो रहा था। काफ़ी देर बाद तसल्ली हुई तो इन तीनों के अलावा बाकी सब नमाज पढ़ने लगे, जबकि तीनों हिम्मत ना होने का बहाना करके रुक गए।
थोड़ा ठूसना था ना। सना और लैला सफ़ेद बड़े बड़े दुपट्टों को लपेटते तस्बीहां लिए वहां चली आई। दिल फरेब चेहरों पर अजीब सा नूर फैला हुआ था। अगर ये 9 गज लंबी ज़बान भी अंदर होती तो इन तस्बीहों के साथ यकीनन बहुत अच्छी लगती। रहील ने इसे चिढ़ाया। पता है लैला, आज बहुत मज़े की बात होने वाली है। बीना मैंने खेज नज़रों से देखती हुई मुस्कुरा कर बोली तो आज़ी मुंह बनाकर रह गया। ये कौन सा कोड सिस्टम चल रहा है? रहील ने हैरत से पूछा। 1 मिनट। बीना ने उंगली उठाई और जानकर खिड़की से झांका। इधर आओ सब। बीना की आवाज़ पर सब एक साथ भागे। वसी लॉन से होती हुई नजरें गेट की तरफ उठ गई, जहां से लैला के आगा जी और इसकी मम्मी के अलावा सना के अम्मी अब्बू और फैसल की आंखें हैरत से फैल गई। आसमानी साड़ी में सुपर सी साजदा और इसके डैडी बातें करते हुए आ रहे थे। फैसल एक चटके से पीछे हट गया। खैरियत? आजिम मसनूई हैरत से बोला। ये इन लोगों को किसने बुलाया है? इसने सपाट अंदाज में पूछा। हमने। बीना जोर से बोली। आज खूबसूरत रात है तो इसलिए। आज डैडी आज़ब की मंगनी कर रहे हैं क्योंकि फैसल के डैडी जल्द ही फैसल को लेकर जाना चाहते हैं। बीना सारी बात कहकर चुप हो गई तो रहील और लैला वगैरह ने आज़िब को छेड़ना शुरू कर दिया। तुम्हें बहुत खुशी हो रही है, सना ने चिढ़ कर लैला से कहा तो वो चौंक गई। तुम्हें खुशी नहीं हुई? थोड़ी देर बाद सब कमरे में दाखिल हो गए। साजदा सबसे आगे थी। उन्होंने बेचैन नज़रों से सबकी तरफ देखा और फिर फैसल की तरफ देख कर तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ी। सनी मेरी जान। सॉरी, मैं आपका सनी नहीं हूँ। फैसल मुंह फैलाकर पीछे हट गया, बिल्कुल एक छोटे से रूठे हुए बच्चे की मानित, जिसे पसंदीदा खिलौना ना मिला हो। अच्छा भाई, अगर मम्मी से नाराज़ है तो मेरे तो फैसल हो ना। इसके डैडी आगे बढ़कर बोले तो फैसल यकदम इनके गले लग गया। मम्मी को ज़्यादा ना सताओ बेटे, वो मजबूर थी, वरना मैं जानता हूँ कि इसने इतना अरसा तुम्हारे बगैर कैसे गुजारा है। देखो कितनी डिसहार्ट हो रही हैं। डैडी इसके कान में बोले तो फैसल ने चोर नज़रों से माँ की तरफ देखा जो बेकरारी से हाथ मल रही थी। फिर अचानक तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी तो फैसल दौड़ कर इनके रास्ते में आ गया। उन्होंने बीगी नज़रों से इसकी तरफ देखा। सॉरी मम्मी, आई लव यू। फैसल के मजबूत बाजुओं में इनका वजूद लरसने लगा। सॉरी तो मुझे करना है सनी, मेरी जान, मुझे माफ़ कर दो। साजदा आंसुओं के बीच बोली। फॉरगेट इट मम्मी, फॉरगेट इट मम्मी, अब ऐसा कोई बात नहीं होगी। देखिए सब कैसे देख रहे हैं हमें। फैसल ने रहीब और आज़िब की तरफ जमकर देखा तो वो इसकी पेशानी चूमकर मुस्कुरा दी। चलो बच्चों, अब आप लोग छुट्टी करें, हमने ज़रा बातें करनी है। आगा जी हाथ उठाकर बोले तो चारों जल्दी से बाहर निकल गए और लॉन में फैले अंधेरे में आम के पेड़ों से हटकर घास पर बैठ गए। मुख्तलिफ बातों का दौर शुरू हो गया। थोड़ी देर बाद अंदर से लैला का बुलावा आ गया तो वो उठकर अंदर चली गई। कुछ ही देर बाद इसकी वापसी हो गई। सना आप तुम्हें अंदर बुला रही हैं, लैला ने किसी की तरफ देखे बगैर जिस तेज़ी से कहा, इसी तेज़ी से गेट से बाहर निकल गई। ये लैला को क्या हो गया है? सना के जाने के बाद रहील हैरत से बोला। शायद डांट पड़ी है, वरना ऐसे तो। आजिब ने कियास लगाया। थोड़ी देर बाद सना भी इसी तेज़ी से गेट की तरफ बढ़ती नजर आई। इससे पहले कि वो लोग रोकते सना जा चुकी थी। तीनों परेशान चेहरा लिए अंदर आ गए। भाभी, ये सना और लैला को क्या हो गया है? रहील ने ड्राइंग रूम से निकलती बीना से पूछा तो वो बेख्तियार हंस पड़ी। चलो अब तुम तीनों की बारी है। वैसे रहील को फ़ायदा नहीं होगा। बीना की बात पर हैरान होकर वो अंदर दाखिल हो गए। आओ भाई आजिब बेटा, हम लोगों ने ये फैसला किया है कि आजिब और लैला, फैसल और सना का साथ मुनासिब रहेगा। मेरा ख्याल है तुम लोगों को एतराज़ नहीं होगा। आका जी ने बगौर दोनों लड़कों की तरफ देखा जो हैरत और खुशी से कंग से खड़े थे। इन दोनों की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, रहील ने आगे बढ़कर कहा तो सारे बुजुर्ग हंस पड़े। वैसे सारे अब्बू, ये मेरे साथ ज्यादती है, रहील ने दोबारा अंदर झांक कर कहा तो सबको दोबारा हंसना पड़ा। फैसल और आजिब अपने अपने बिस्तर पर खुशकुन तब्दीली के बारे में सोच रहे थे। लैला का पता नहीं क्या हाल है, वो शर्माई थी या नहीं। खैर सुबह पूछ लूँगा। यही फैसला फैसल ने भी किया। लैला का पता नहीं क्या हाल है, वो शर्माना था या, खैर सुबह पूछ लूँगा। यही फैसला फैसल ने भी किया। राबिया अपने मखसूस अंदाज में बरामदे की सीढ़ियों पर बैठी, घुटनों पर कोहनियाँ रखे और कोहनियों पर चेहरा टिकाए कुछ सोच रही थी। नजरें रंगीन फूलों की बजाय खलाओं में गूड़ रही थी। खुशबू से बोझल हुआ कई मरतबा इसके चेहरे से टकराई। घुंघरियाले बालों की लटें पशानी पे बिखर गई। बीना काफ़ी देर से देख रही थी कि वो अपने गिरदोपेश से बेखबर न जाने किन सोचों में डूबी हुई है। चुप चुप बैठे हो, ज़रूर कोई बात है। क्या रिजल्ट के बारे में कोई खबर आई है? बीना ने इसकी एक लट को खींचते हुए लहजे को मुतफक्कर बनाकर पूछा। हाँ, रिजल्ट की फिक्र तो है, लेकिन एफएससी की नहीं। राबिया ने गहरी सांस भरते हुए मुफ्कराना अंदाज में कहा। तो फिर कौन से रिजल्ट की फिक्र है? जल्दी से बताओ। ऐसी वैसी तो कोई बात नहीं। बीना ने इसके बराबर बैठते हुए बेकरारी से पूछा।
एक परेशानी है। राबिया इसकी हालत पर खफीफ सा मुस्कुरा कर बोली। कहो, मैं भी तो सुनो, वो कौन सी परेशानी है जिसका जिक्र मुस्कुरा कर हो रहा है? बीना ने इसके अंदाज पर तंग कर कहा। मेजर आतिफ आजकल बहुत संजीदा हो रहे हैं। राबिया कुछ सोचकर बोली। तुमने फिर इनका नाम लिया। बीना ने इसे टोका। तुम्हें क्या तकलीफ होती है? राबिया ने धीमी आवाज में कहा। मुझे तुम्हारे लहजे से डर लगता है, एक खदशा परेशान करने लगता है। बीना बगौर इसकी तरफ देखते हुए गहरी आवाज में बोली। तो राबिया बेख्तियार हंस पड़ी। किस किस्म का डर लगता है? हंसी रोकर दिलचस्पी से पूछा। तुमने कभी आतिफ भाई के सामने इनको इनके नाम से पुकारा? बीना ने हैरत से पूछा। फिलहाल तो नहीं, हो सकता है मुस्तकबिल करीब में पुकारने लगूं। राबिया ने इसकी आंखों में देखते हुए बड़ी यकीन से कहा। तो बीना बेहोश होते होते बची। तुम्हारा मतलब क्या है? यानी वो बीना की सुई अटक अटक गई। तुम्हें क्या हो रहा है? राबिया इसकी हालत से लुत्फानंदोज होने लगी। मुझे तो तुम्हारे दिमाग में कोई खलल लग रहा है। बीना ने खूबसूरत नज़रों से घूरते हुए कहा। हाँ, ये खलल अब काफ़ी पुराना हो गया है। राबिया ने इत्मीनान से कहते हुए जवाब दिया। और अब तुम फूट रही हो। गज़ब खुदा का, पंगूरे से ही इश्क शुरू कर दिया था। बीना ने झुंझला कर कहा। इसके तो ख्वास ही जैसे काम करना छोड़ गए थे। जिस बंदे के सामने बात करते हुए इसकी जान जाती थी, राबिया इतनी बहादुर बहादुर कैसे बन गई कि इसके इश्क में मुब्तला हो चुकी थी। तुम शायद ठीक कह रही हो। जब अम्मी अब्बू इस दुनिया से गए तो मैं शायद 5th में पढ़ती थी। जब एक मरतबा पुप्पो नानो से मिलने आई तो उन्होंने नानो से मेरे लिए बात की। हालांकि मुझे इस वक्त इन बातों का क्या शाउर हो सकता था, लेकिन ये बात मेरे दिल पर बैठ गई। और वो जो खोए खोए अंदाज में कह रही थी, बीना की बात पर हंस पड़ी और तुम लैला बन गई। लेकिन वो शायद मजनू बनने पर तैयार नहीं है। राबिया ने संजीदगी का लबादा ओढ़ते हुए कहा। तुम्हारे मजनू बनने पर तैयार नहीं होंगे, वरना आजकल बने हुए तो लग रहे हैं अजीब खोए खोए से। कई मरतबा पास से गुजरते हुए सलाम किया, लेकिन मजाल है नज़र उठाकर जवाब दिया हो। बीना मुश्कूक से अंदाज में बोली। तो राबिया के दिल को कुछ होने लगा। रब्बू, आखिर तुम क्यों ऐसी कश्ती पर सवार हो गई हो जिसका कोई मलाह नहीं? तुम कब तक तन्हा इस जज्बे को पालती रहोगी? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम इसका ख्याल दिल से निकाल दो? बीना ने हमदर्दी से कहते हुए इसे बाज रखने की कोशिश की। इतनी जल्दी नहीं बीना, कई साल से साथ पलने वाला जज्बा कैसे चंद दिनों में दिलो दिमाग से निकल सकता है? मैं अपने आप को इन पर मुसल्लत नहीं करूंगी और पुप्पो को मेरी बात मानना पड़ेगी। एक तरफा चाहत तो कभी कामयाब नहीं होती ना? राबिया ने बुराई हुई आवाज़ में कहते हुए वहशतज़दा होकर बीना से पूछा। तो वो बेबसी से होंठ दांतों में दबाकर रह गई। अपनी शौक सी दोस्त का ये रूप इसे ज़रा भी अच्छा नहीं लगा था। काश वो बहुत पहले इसके दिल से इस जज्बे को खुरच कर फेंक सकती। लड़कियों, कहाँ हो तुम लोग? अतिया बेगम की तेज़ आवाज़ कानों से टकराई तो इसने जल्दी से आंखें साफ की। इन्हें ज़रा भी शोभा हो जाता तो पूछकर ही दम लेती। रब्बो बेटा, दोनों वक्त गले मिल रही हैं, तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो? अतिया बेगम का दिल किसी खदशे की जद में आ गया। वैसे ही पुप्पो जी, आप बताइए, कोई काम था क्या? राबिया ने खड़े होते हुए पूछा। अरे काम कैसा, अभी शफो की सास का फ़ोन आया था कि वो लोग कल शादी की तारीख लेने आ रही हैं। तुम ज़रा आतिफ का नंबर मिला दो ताकि वह कल छुट्टी लेकर आ जाए। वैसे भी 2 हफ्ते गुजर गए हैं और इसने शक्ल तक नहीं दिखाई। अतिया बेगम ने काम सौंपा। राबिया ने बीना की तरफ देखा। वो खुशी का इजहार भी न कर सकी। इस वक्त तो वो मेस में ही होंगे। लाओ नंबर, मैं मिलाती हूँ। बीना ने इसके साथ लाउंज की तरफ बढ़ते हुए कहा। जल्दी करो, मैं ज़रा शफो को उठाऊँ, कब से सो रही है। अतिया बेगम चली गई तो बीना मेस का नंबर ट्राई करने लगी। राबिया किचन में घुस गई। आतिफ सुबह ही सुबह घर पहुँच गया। राबिया बेगम अतिया बेगम ने सबको मामूल से पहले उठा दिया। पुप्पो, आज सारे काम शफू आप ही करेंगी? राबिया ने अंडे पर नमक छिड़कते हुए शरारत से कहा। आतिफ, क्या बात है बेटा, छुट्टी पर घर भी नहीं आए, अब भी चुप चुप से हो? अतिया बेगम ने इसकी गैर मामूली खामोशी पर टोकते हुए परेशानी से पूछा। राबिया की नक्खियों से देखने लगी। शफक तो वैसे ही बड़े भाई के सामने छंप रही थी, यानी शर्मा रही थी। मसरूफियत की वजह से नहीं आ सका और चुप रहना तो मेरी आदत ही है। आतिफ ने चाय का सिप लेते हुए संजीदगी से कहा। इतने खामोश तो आप कभी नहीं रहे। शफक भी चुप नहीं रह सकी। राबिया को बिना की पेशन गोई में सदाकत नजर आई। बेदिली से नवाला मुंह में डाला। मेरा ख्याल है फिलहाल मेरी फिक्र छोड़िए और मेहमानों के खासमा ख़राब करने के लिए तैयारी करें। आतिफ ने यकदम ही मूड बदलते हुए शफक और राबिया को छेड़ा। माँ और बहन का दिल फ़ौरन ही खिल उठा। ये लड़ाका बिल्ली क्यों आज खामोश है, इससे भी तो पूछिए। आतिफ की तवज्जो राबिया पर पड़ी तो वो बुखला कर खड़ी होगी। अब वो इससे झिझकने लगी थी। मेरी बच्ची आजकल रिजल्ट की वजह से बहुत परेशान है। अतिया बेगम ने मोहब्बत से इसे देखा। जाहिर है जो बोया है वो काटना तो पड़ेगा। आतिफ ने फिर हमला किया। आप दुआ नहीं करेंगे मेरे लिए? इसे मजीद चुप रहना अच्छा नहीं लगा। जुमैनी सा फिक्रा कहा। अरे हम अपने लिए दुआ नहीं कर सके तो किसी के लिए क्या करेंगे? अतिया बेगम उठकर गई तो आतिफ ने थके थके लहजे से कहा। रबिया चौंक कर इसकी तरफ देखने लगी, जबकि शफ़क़ नाश्ते के बर्तन इकट्ठे करने में मसरूफ़ थी।
رابعہ اس کے وجیہت چہرے پر پھیلی ہوئی یاسیت اور جملے پر غور کرتی کچن میں چلی گئی۔ پھر سارا دن وہ لوگ پکانے میں مصروف رہی۔ آج رابعہ نے کوئی بھی ڈش پکانے سے پرہیز کیا، اس لیے شفق نے اسے پیشگی ہی آئس کریم کی آفر کر دی تھی۔ موسم کافی خوشگوار ہو چلا تھا، سردی کی چبھن بھی اب ختم ہو رہی تھی۔ سورج ڈلتے ہی 5 افراد پر مشتمل قافلہ پھولوں اور مٹھائیوں سمیت پہنچ گیا۔ بینا بھی آئی ہوئی تھی۔ اس وقت بھی رابعہ اور وہ شفق کے کمرے میں گھسی اس سے تیار ہونے کا کہہ رہی تھی۔ بھائی میں تیار ہو کر کیا کروں گی، اور آج ضرورت بھی کیا ہے، تم دونوں اب جاؤ، شاید وہ لوگ آ چکے ہیں۔ شفق نے باہر کی سنگن لیتے ہوئے جلدی سے کہا۔ ہائے اللہ آپی، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ رابعہ ہراساں ہو کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ بہت پیاری۔ شفق نے محبت سے اس کی طرف دیکھا۔ اورنج ہلکے سے گولڈن کام والے کپڑے اس کی گلابی رنگت پر بہت اچھے لگ رہے تھے۔ بینا بھی فروزی رنگ میں بہت جچ رہی تھی۔ اب نکل بھی چکو، شفق نے زبردستی انہیں دھکیلا۔ حسینہ عالم لگ رہی ہو، اس نے جاتے جاتے تسلی دی۔ سامنے ہی عاطف سے ٹکراؤ ہو گیا۔ آسمانی کھدر کے سوٹ پہ ہاف سویٹر پہنے ڈرائنگ روم کی طرف جا رہا تھا۔ انہیں دیکھ کر رک سا گیا۔ کمال ہے بھائی، بیچاری لڑکیاں بور ہو رہی ہیں، جلدی سے جاؤ، عاطف نے تیکھے لہجے میں کہا۔ دونوں سہم کر اس سے بھی پہلے ڈرائنگ روم میں داخل ہو گئی۔ رات کے تک باتوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ اب آپ عاطف کی شادی بھی ساتھ ہی کر دیجیے، شفق کی ساس نے کھانے سے فارغ ہو کر چائے کا کپ رابعہ کے ہاتھ سے لیتے ہوئے مشورہ دیا۔ اس کا دل عجیب سے انداز میں دھڑک اٹھا۔ ساتھ تو نہیں، البتہ جلد ہی کر دوں گی، عطیہ بیگم نے رابعہ کے خوبصورت چہرے کو محبت سے دیکھتے ہوئے ختمہ انداز میں کہا۔ وہ جلدی سے کپ کپاتی ٹانگوں کے ساتھ جٹ صوفے پر بیٹھ گئی، حسرت بنی نگاہوں سے باتوں میں مصروف عاطف کو دیکھ کر رہ گئی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ بینا اس کے قریب بیٹھ گئی۔ سوچ رہی ہوں آپی کے بغیر گھر کتنا سونا ہو جائے گا، ہاتھ کی لکیروں کو کھوجتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ واقعی 1 مہینہ تو چٹکیوں میں گزر جائے گا۔ سنو صدف وغیرہ کو بلوا لو، رابعہ نے مہمانوں کو جانے کے لیے تیار ہوتا دیکھ کر کھڑے ہوتے ہوئے پرجوش لہجے میں کہا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد لاؤنج میں سب بیٹھ کر پروگرام بنانے لگے۔ شفق خاموشی سے انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ آپی صدف کو ضرور بلوائیے گا، رابعہ لسٹ بناتے ہوئے درمیان میں بولی۔ اتنی دور سے کسی کو بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ عاطف کا چہرہ اس کے ذکر سے تن گیا۔ خشک لہجے میں اعتراض کیا۔ اس میں کیا حرج ہے؟ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا۔ کیوں پھپھو جی، یہ کوئی نامناسب بات ہے کیا؟ رابعہ منہ بسورتے ہوئے عطیہ بیگم سے پوچھنے لگی۔ کوئی حرج نہیں ہے، خوشی کا موقع ہے، جس کو مرضی بلاؤ، عطیہ بیگم نے جمائی لیتے ہوئے کہا اور سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عاطف بھی منہ پھیلائے اٹھ گیا۔ رابعہ کو اس کا انداز عجیب سا لگا۔ صرف اس کے نام پر اعتراض کیوں؟ اوکے ربو، میں بھی چلتی ہوں، صبح پروگرام بنائیں گے۔ ماحول بدلتے ہی بینا بھی بے مزہ ہو کر اٹھ گئی، رابعہ سے چھوڑنے کے لیے ساتھ ہو لی۔ صبح کا پر نور اجالا پھیلتے ہی سب نے بستر چھوڑ دیے۔ عازب نماز پڑھ کر لون میں چلا آیا۔ اوس کے قطروں سے بیگی گھاس پر ننگے پاؤں چلتے ہوئے اسے عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے مسرور ہو کر درختوں کو چھوڑتے ہوئے روزی کی تلاش میں نکلنے والے پرندوں کو دیکھا جو بے تحاشا شور مچا رہے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اپنی اور لیلا کے گھر کی مشترکہ دیوار کے قریب آ گیا۔ پھولوں کے بیچ کنچ کے پاس سفید دوپٹے کے حالے میں منفرد سا حسن لیے اور ہاتھوں میں خوبصورت پھول پکڑے لیلا کھڑی تھی۔ عید مبارک ہو، عازب نے ذرا زور سے کہا تو وہ یکدم چونک کر رہ گئی۔ ادھر ادھر دیکھتی نظریں بلا آخر عازب پر آ کر رک گئی۔ وہ ہوا کے نرم جھونکے کی مانند چلتی دیوار کے قریب آ گئی۔ شاید آپ کو بتانا پڑے گا کہ دوسروں کے گھروں میں جھانکنا غیر اخلاقی حرکت ہوتی ہے، اس نے پھولوں کو ترتیب دیتے ہوئے بغیر اس کی سمت دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ اب عازب کے دیکھنے کے انداز میں فرق آ گیا تھا۔ مجبوراً یہ حرکت کرنا پڑی، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ کل رات جو فیصلہ ہوا اس پر تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ عازب نے گلابی آرس پر چکی ہوئی سیاہ پلکوں کی جالر کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پہلے مجھے چیکو لا کر دو، پھر بتاؤں گی، لیلا پہلے والے انداز میں کہہ اٹھی۔ اور اگر میں چیکو نہ لا سکا تو؟ وہ پل بھر کو رکی۔ تو پھر یہ کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، خوبصورت انداز میں کہتے ہوئے پھول اس کی سمت اچھال کر تیزی سے چلتی وہ دروازے کے پیچھے گم ہو گئی۔ عازب پھولوں کو سمیٹتا ہوا خوش دلی سے مسکرا دیا۔ استقبال کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ اس کی باری آواز کمرے میں گونجی تو میرا نے جٹ آنکھیں کھول دی۔ سفید کرتے شلوار میں وہ تولیے سے بال رگڑ رہا تھا۔ اس وقت فرحین باغی ہوئی آئی۔ کیا ہوا میرو، خیریت تو ہے نا؟ وہ پریشانی سے اس پر جھک گئی، جبکہ میرا درکتے دل پر قابو پاتی اسے شاکی نظروں سے دیکھتی واپس پلٹنے لگی۔ اتنی آسانی سے نہیں جانے دوں گا۔ اسد اس کا نرم ہاتھ پکڑ کر کمرے کے وسط تک لے آیا۔ فری میں جا رہی ہوں کیونکہ تم اب تنہا نہیں ہو، اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ اسد بڑے مزے سے گرفت مضبوط کی اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پلیز فری، مجھے یہ سب کچھ پسند نہیں ہے۔ میرا اپنی کوشش میں ناکام ہوتے ہوئے روحان سی ہو گئی۔ فری تم جاؤ، اپنا کام کرو، دیکھتا ہوں اب کیسے مخاطب کرتی ہے۔
असद ने फरहीन को घूरा जो मीरा पर तरस खा रही थी। मैं अभी आई मीरू, कुछ खाने का बंदोबस्त कर रही हूँ। फरहीन बिलाखर कहती हुई बाहर निकल गई। मीरा के हाथ में अब दर्द होने लगा था। इसने एक नज़र भी असद पर न डाली। मीरा की सियाह पलकें आंसुओं के बोझ से बारी हो गई। तब असद ने इसका हाथ एकदम छोड़ दिया। तो वो दूसरे हाथ से इसे मसलते हुए फरहीन के बिस्तर के किनारे पर टिक गई। असद खामोश खड़ा न जाने क्या सोचने लगा। मीरा को यूं लग रहा था जैसे इसके पांव किसी चीज़ ने जकड़ लिए हों। दिल में बसने वाले डेर और शिकवा जाने कौन से रास्ते हवा हो चुके थे। तभी असद ने इसकी गोद में सुर्ख गुलाबों का बड़ा सा गुलदस्ता रख दिया। गुलाबों की ठंडी मीठी महक से इसे रेशमी सा लम्स महसूस हुआ। दोनों ही खामोश थे। मीरा, तुम्हें शायद मालूम नहीं कि चाची जान ने मेरा प्रपोजल कबूल कर लिया है। असद ने बहुत संभल कर इब्तदा की। आपने बाकी सबको भी अपनी हकीकत बता देनी थी और मुझे यकीन है कि मेरी अम्मी मर्जी के बगैर मेरी मर्जी के बगैर ऐसा नहीं कर सकती। मीरा ने फूलों पर हाथ फेरते हुए एक यकीन से कहा तो असद भी साख्ता हंस पड़ा। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मीरा ने गुस्से से इसे देखा। अच्छा, फर्ज करो तुम्हारा यकीन टूट जाए तो? असद ने बगौर इसकी तरफ देखते हुए पूछा। मीरा पल पल के लिए चुप हो गई। असद के अंदाज से लग रहा था कि ऐसी वैसी बात हो चुकी है तो मैं अम्मी से कह दूंगी कि मुझे ऐसा शख्स कबूल नहीं जिसके दिल में मेरे लिए खलूस ना हो और वो सौदेबाजी करके मुझे अपनाए। मीरा ने संजीदगी से कहा। कौन स्टूपिड सौदेबाजी कर रहा है मीरू? मैं साफ और खरा इंसान हूँ। मैंने इस सौदेबाजी को तुम तक पहुँचने का जरिया बनाया है बस। असद ने जोश में आते हुए इसे सारी हकीकत बता दी तो मीरा मजीद कोई नुक्ता निकाल ही ना सकी और वो खामोश बैठी फूलों की ताजगी और मलाइमियत को महसूस करती रही। तभी फरहीन खाने का शोर मचाती अंदर चली आई और पल भर को खड़े होकर बगौर दोनों के चेहरे देखने लगी। असद इजी चेयर पर बैठा पाँव हिलाता मुस्कुरा रहा था। मीरा का चेहरा झुका हुआ था। आओ खाना खाएं। फरहीन ने फिलहाल पूछना मुनासिब नहीं समझा। नहीं, मुझे भूख नहीं है, भाई साहब को दे दो, मीरा कहते हुए उठ खड़ी हुई। क्या कहा? असद गुस्से से चीखा। फरहीन को हंसी आ गई। मीरा अपनी मुस्कुराहट छुपाती फूल संभाले चल पड़ी। फरी, इससे कहो अपने अल्फाज वापस ले ले वरना। असद ने तेजी से इसके रास्ते में आते हुए धमकी दी। फिलहाल आप हमारे भाई साहब हैं। मीरा ने इसे चमकती आंखों से देखा। जी नहीं, आइंदा मैं तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज़ नहीं सुनूंगा। असद ने फिर डांटा। कह दो ना मीरू। फरी ने बाई की सिफारिश की। ओके असद जी, अब जाने दीजिए। मीरा ने फरहीन का हाथ पकड़ते हुए इल्तिजा की तो वो मुस्कुरा कर इसे देखता साइड पर हो गया और मीरा रेशमी खुश रंग लम्हों से अपना हर हिस्सा वसूल करती फरहीन के साथ आगे बढ़ गई तो असद चंद लम्हे सोचकर इसी की तरफ चल दिया। सदफ को जैसे ही कार्ड मिला एक इंजानी सी खुशी ने इसे गिराव कर लिया। इसकी पुप्पो ने अकरम साहब को इतने अच्छे तरीके से समझाया कि वो आतिफ के लिए राज़ी हो गए। खालदा बेगम तो आतिफ का रैंक सुनकर ही खुश हो गई। 3 महीनों से वो मुसलसल अपनी जिद पर अड़ी हुई थी क्योंकि अकरम साहब इसका निकाह करने पर जोर दे रहे थे। भाई साहब, पढ़ी लिखी औलाद पर दबाव नहीं डालना चाहिए। हो सकता है खुदा भी वहीं राज़ी हो तो फिर ठीक है, सब कुछ तुम ही करो, अकरम साहब ने नीम रजामंद होते हुए कहा। सदफ ने इसी दिन ज़ारा को फ़ोन खड़का दिया। वो तो खुशी से पागल होने लगी। तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है सदफ। शफक की शादी पर कब पहुँचोगी? ज़ारा ने चेक कर पूछा। इसने तो मायूस होकर सदफ को कुछ कहना ही छोड़ दिया था। ये तुम दोनों के लिए सरप्राइज है, सदफ ने शोखे से जवाब दिया। शुक्र है इन बेचारों का तुम्हें ख्याल आया, बहुत परेशान थे इस दिन। ज़ारा ने इसे छेड़ा। अच्छा बको मत और इंतज़ार करो। ओके बाय। बड़े भैया के आते ही इसने रिसीवर रख दिया। घर में किसी ने भी इतना एतराज़ ना किया। जुआद से तो इसकी मुलाकात ही नहीं हुई। शादी की तैयारियां अरूज पर थी। शफक को आखिरी लम्हात तक काम करना पड़ा। राबिया या तो गाने गा लेती या बाकी कज़न के साथ इसका गिराव कर लेती। आतिफ को न चाहते हुए भी इसका इंतज़ार था। राबिया भी कई मरतबा जिक्र कर चुकी थी। मेहंदियाँ भी गुजर गई। शादी का इंतज़ाम ऑफिसर्स क्लब में था। आतिफ ने जल्दी मचाई हुई थी कि सारे काम कार्ड पे छुपे वक्त पे मुताबिक होने चाहिए राबिया गोल्डन शरारे पर सियानेट की शर्ट पहने टिशू के बड़े से दुपट्टे को संभालने की कोशिश कर रही थी। ए लड़की, आज किसको बेहोश करने का इरादा है? आतिफ ने पहली मर्तबा इसकी ये सजदज देखी थी। वो खुद भी सिया डिनर सूट में हमेशा से ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जी। राबिया की खूबसूरत आंखें हैरत से फैल गई। आप ही हो जाइए। बीना ने तेजी से इनके करीब आते हुए मशवरा दिया। शरीर लड़की, बड़ों से ऐसा मजाक नहीं करते। नाउ गेट हरी। सब ख्वातीन को अपनी निगरानी में कोच में बैठाओ, बल्कि तुम लोग पहले चली जाओ कि बारात का इस्तकबाल भी तुम लोगों ने ही करना है। आतिफ ने बड़ों की तरह हदायत देते हुए जता दिया कि वो वाकई इनसे बड़ा है। राबिया को इस बात के लिए ज़हनी तौर पर तैयार थी, लेकिन इस वक्त आतिफ का बड़ापन दिखाना बहुत बुरा लगा। पल भर के लिए सारे माहौल से इसका दिल उचाट सा हो गया। अब चल भी दो या फिर दूसरा लेक्चर सुनना है। बीना ने इसे धकेलते हुए डराया तो राबिया बेदिली से दुपट्टे से उलझती चल पड़ी। आतिफ को शफक और अतिया बेगम को लेकर जाना था, इसलिए इनके इंतज़ार में रोश पर टहल रहा था कि मैरून
इकार्ड गेट में दाखिल हुई। आतिफ को बाहर ही खड़े देखकर सदफ की पेशानी पर सर्दी में भी पसीने से भीग गई। मैं नीचे उतरूंगी? सदफ ने लड़ती आवाज़ में रुक रुक कर कहा। गाड़ी में बैठने का शौक घर में भी पूरा हो सकता था। शराफत से उतर चलो, ऐसा ना हो कि फौजी को ही बुलाना पड़े। ज़ारा ने इसे धमकी दी। मुनासिब तो यही है, सदफ ने शौक लहजे में कहा। यह बात है तो लो, अभी बेचती हूँ, ज़ारा खत्मा अंदाज में कहती हुई नीचे उतर कर तेज़ तेज़ कदमों से चलती आतिफ के करीब आ गई। सदफ भी धड़कते दिल से उतर कर गाड़ी से टेक लगाकर खड़ी हो गई। चलिए मेजर साहब, अपने गेस्ट को रिसीव कीजिए। ज़ारा ने जाते ही खुश दिली से चह कर कहा। वो मेरी नहीं, राबिया की गेस्ट है और वो क्लब जा चुकी है, आप लोग भी वहाँ चलिए। आतिफ ने खुश लहजे में रुखाई से कहा। लेकिन आतिफ भाई, वो आपकी भी मेहमान है और आपको पाने की लगन में बहुत सी रुकावटें अबूर करके इतनी दूर से आई है, और अब आप इसे मायूस ना कीजिए। ज़ारा एक जज्बे से धीमी आवाज़ में बोली। व्हाट, ये सब कहीं मजाक तो नहीं? आतिफ ने एक नज़र सदफ पर डालते हुए बेयकीनी से पूछा। सारे माहौल के साथ दिलो दिमाग भी रंगों से सज गए। खुशबुओं से बोझल हुआ सीने में उतारते हुए वो अपनी खुशी की तरफ चल दिया। सदफ भी झिझकते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ी, लेकिन फिर रुक गई। रॉयल ब्लू वेलवेट के सूट में इस सजे संवरे रूप में तो पहली मर्तबा देखा था। क्या ये सच है सदफ? आतिफ ने बगौर देखते हुए बेयकीनी से पूछा। यकीन दिलाओ, सदफ ने शर्माते हुए सरगोशी में पूछा। ज़रूर ज़रूर, आतिफ ने नज़दीक होते हुए शौकी से कहा। तब सदफ ने आगे बढ़कर हाथ में थमी सुर्ख गुलाब की अधकली कली इसके कोट के कॉलर में सजा दी। थैंक यू सो मच, मेरे लिए ये लम्हे यादगार बनाने का बहुत बहुत शुक्रिया। आतिफ ने झुकते हुए ख्वाबनाक लहजे में सरगोशिश की तो सदफ शर्मा कर पीछे हट गई। ज़ारा न जाने कब शफक को लेकर बाहर चली आई। सदफ ने जल्दी से आगे बढ़कर दूसरी साइड से इसे सहारा दिया। अतिया बेगम ने भी सदफ को साल लगाकर प्यार किया। इसके दिल में इनकी तरफ से जो खदशा था ख़त्म हो गया था। आतिफ ने ज़ारा के ड्राइवर को वहीं रुकने का कहा और इन्हें अपनी गाड़ी में बैठाकर रवाना हो गया। इन लोगों ने काफ़ी देर कर दी है। राबिया बेचैनी से बार बार घड़ी देख रही थी। ठहरो, मैं फ़ोन करके आती हूँ। बिना फ़ोन करने गई ही थी कि वो लोग पहुँच गए। सदफ और ज़ारा को देखकर राबिया तेज़ी से आगे बढ़ी। आप इतनी लेट क्यों आई? राबिया के शिकवा पर आतिफ की नखियों से देखता आगे बढ़ गया। शिकवा शिकायत बाद में कर लीजिएगा, पहले शफक को अंदर बैठा दीजिए। सदफ ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे लड़ने से सर्दी का एहसास कम हो जाता है। ज़ारा ने साथ चलते हुए गुर की बात की। फिर तो ज़रूर लड़ेंगे, आप लोगों को कम से कम एक हफ्ता पहले आना चाहिए था। राबिया फिर शुरू हो गई थी। मजबूर थी प्यारी लड़की। सदफ ने शफक को ठिकाने पर बैठाते हुए राबिया का सर्द हाथ पकड़ कर दबाया। चले फिर आइए, बारात का इस्तकबाल कीजिए। राबिया ने वक़्त देखते हुए जल्दी से कहा। गुलाब और मोतिये के गजरे सदफ की बाहों में पहनाए तो सदफ मोहब्बत से इसकी तरफ देख कर रह गई। जब वो राबिया के साथ गेट की तरफ जा रही थी तो आतिफ ने मेजर शाहिद को ख़ास तौर पर इसे दिखाया। तो क्या कोई जालिम समाज तुम्हारे दरमियान नहीं आया? मेजर शाहिद ने बेयकीनी से कहा। आकर मेरा कुछ बिगाड़े बगैर चला भी गया। आतिफ मोहब्बत के इत्मीनान के साथ खिलकर मुस्कुराया। खुशकिस्मत हो यार, मेजर शाहिद ने मसनूई ठंडी आँख बढ़ते हुए कहा। आतिफ बेसाख्ता हंस पड़ा। शुक्र है आतिफ भाई भी हंसे, काफ़ी अरसे से मुंह बसोरते फिर रहे थे। बीना ने ऊंची आवाज़ में कहा तो सदफ के साथ साथ राबिया की आंखें भी उधर उठ गई। दोनों के एहसासात मुख्तलिफ थे और एक को दूसरे की खबर नहीं थी। बारात की आमद ने ख्यालात का रुख मोड़ दिया। राबिया ने नोट किया कि आतिफ वाकई जैसे बदल कर रह गया हो, हर बात में खिलखिलाते गुनगुनाते शरीक हो रहा था। निकाह के बाद खाना शुरू हुआ तो सदफ वगैरह के लिए खसूसी एहतमाम किया गया। राबिया दूसरे मेहमानों को देखने लगी। सदफ और ज़ारा अतिया बेगम के साथ ही बैठी थी। वो बहुत मोहब्बत से पेश आ रही थी। सदफ दिल ही दिल में सोच रही थी कि शायद आतिफ ने इन्हें बता दिया है, जब ही वो इतनी लगावट का इजहार कर रही हैं। आंटी आपको बहुत मुबारक हो, ज़ारा ने खलूस से कहा। खैर मुबारक बेटे, बस अब दुआ करो कि जल्दी ही आतिफ की भी शादी कर दूँ। बहुत सब्र कर लिया मैंने। अतिया बेगम की बात पर सदफ अपने आप में सिमट कर रह गई। दिल तेज़ी से धड़कने लगा। वाकई आंटी, अब तक तो इनकी शादी हो जानी चाहिए थी। ज़ारा शरारत से सदफ की तरफ देखकर मुस्कुराई। सदफ ने गहरी सांस लेते हुए इसे घूरा। अब तो जल्दी ही करूंगी, लड़की भी घर की है। राबिया को देखा तुम लोगों ने मेरे इकलौते भाई की एक ही निशानी है जिसे मैं अपने आप से कभी जुदा नहीं कर सकती थी। जभी तो इसके समझदार होने का इंतज़ार कर रही थी। ज़रा देख तो आतिफ के साथ खड़ी कितनी अच्छी लग रही है, खुदा बद नज़रों से बचाए। अतिया बेगम ये कहकर भतीजी की मोहब्बत में गुम शफक की सास की तरफ बढ़ गई। दोनों की नज़रें बेख्तियार एक साथ खड़े आतिफ और राबिया पर जम गई। सदफ को यूं लगा जैसे वो अल्फाज नहीं, पिघला हुआ सीसा थे जो इसके कानों से होते हुए इसके सारे वजूद को जला गए। इसको सांस लेना दुश्वार हो गया था। किस बुरी तरह इसे लूटा गया था। आतिफ ने इसके इनकार का कितना भयानक बदला लिया था। मुझे यहाँ से ले चलो ज़ारा, सदफ गहरे गहरे सांस लेती हुई बामुश्किल बोली। ज़ारा तो पहले ही बदहवास हो रही थी। इसकी बिगड़ती हालत पर बुरी तरह घबरा गई। प्लीज़ सदफ, अपने आप को संभालो, मैं अभी आतिफ भाई से बात कर कर आती हूँ। यकीनन इसमें इनकी मर्जी शामिल नहीं है।
تمہیں میری جان کی قسم زارا، تم کسی سے کچھ نہیں کہو گی، بس مجھے یہاں سے لے چلو ورنہ میرا سانس بند ہو جائے گا۔ صدف بلک اٹھی، کتنے ارمانوں سے اپنے پیاروں کو ناراض کر کے وہ اس تک آئی تھی، اور عاطف نے ذرا بمشکل اس کے بلکتے وجود کو سہارا دیے سب کی نظروں سے بچا کر باہر چلی آئی۔ یہ آپ لوگ چوری چھپے کہاں جا رہے ہیں؟ رابعہ جو ان لوگوں کو ڈھونڈ رہی تھی دیکھتے ہی چیخ پڑی۔ صدف زارا کے ہاتھ ہٹا کر سیدھی کھڑی ہو گئی، چہرہ صاف کیا۔ کیا بات ہے صدف جی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ رابعہ نے جٹ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا، دونوں ہی خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس معصوم کا بھلا کیا قصور؟ آپ اتنی سرد کیوں ہو رہی ہیں؟ اب سردی اتنی بھی نہیں، رابعہ دوبارہ بولی۔ اٹس آل رائٹ بیبی۔ صدف نے اس کا رخسار تھپتھپایا۔ چلیے میں آپ کو گھر چھوڑ آتی ہوں۔ رابعہ ڈرائیور کو بلانے لگی۔ زارا کی پلکیں بھی نم ہونے لگی۔ ڈونٹ وری ربو، ہم وہی جا رہے ہیں، تم لوگ اطمینان سے فارغ ہو جاؤ۔ صدف پل بھر کو رکی، رابعہ کی طرف بغور دیکھا جو خود حیرت سے اس کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ یو آر لکی بیبی، اس نے بہت دھیمی آواز میں کہا اور جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ زارا کے بیٹھتے ہی گاڑی روانہ ہو گئی۔ رابعہ حیرت سے منہ کھولے ادھر ہی دیکھ رہی تھی کہ عاطف پریشان سا ادھر چلا آیا۔ یہ تم بت منی کھڑی ہو، وہ تمہاری مہمان کہاں ہیں؟ عاطف دونوں کو سب جگہ تلاش کرتا ہوا آیا تھا، متفکر ہو کر پوچھا۔ چلی گئی، رابعہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ وٹ، کہاں چلی گئی اور کیوں؟ اور تم نے انہیں جانے کیوں دیا؟ عاطف نے اتنی دیوانگی سے پوچھا کہ رابعہ حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ ہتھیلی پر مکہ مار کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کہاں گئی ہیں یہ بھی پوچھا کہ نہیں؟ جھنجھلا کر غصے سے پوچھا۔ گھر کا کہہ رہی تھی، رابعہ نے پلکیں چپکاتے ہوئے دھیمے سے کہا۔ کس کے گھر؟ عاطف نے چر کر جرح کی۔ ہمارے گھر، رابعہ نے جٹ بتایا۔ عاطف تیز تیز قدموں سے اندر چلا گیا۔ اب تو کسی شک کی گنجائش ہی نہیں رہی تھی۔ صدف انجانے میں ہی عاطف کو جیت چکی تھی۔ وہ شکست خوردہ قدموں سے واپس چل پڑی۔ صدف بس ضد تھی کہ وہ ابھی لاہور جائے گی، جبکہ زارا اتنی رات کو نکلتے ہوئے ڈر رہی تھی۔ تو تمہارا خیال ہے کہ میں میجر عاطف کے گھر رات گزاروں گی؟ ناممکن، میں اب مر کر بھی ان کے گھر نہیں رکوں گی۔ گھر کے گیٹ پر وہ بحث کیے جا رہی تھی۔ تم ایک مرتبہ مجھے عاطف بھائی سے بات کر لینے دو، زارا ضد ہو کر بولی۔ زارا تم کیسی دوست ہو، تمہیں میری بے عزتی کا ذرا بھی دکھ نہیں؟ تم میری حالت نہیں سمجھ رہی، میں گھر والوں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ آئندہ کے لیے میں نے اپنا اعتماد گوا دیا ہے۔ صدف کی سسکیاں زارا کے دل پر لگنے لگی۔ اگر ایک بار اس نے ڈرتے ڈرتے کہنا چاہا، چلو فرض کیا تم نے ان سے بات کر لی اور وہ راضی بھی ہو گئے، تو ان کی ممی جان مان جائیں گی؟ کیا تم نے ان کے اٹل لہجے کو محسوس نہیں کیا؟ ویسے بھی اب میں رابعہ کو دکھی نہیں کرنا چاہتی، اتنی پیاری معصوم سی لڑکی جو پہلے ہی اپنے ماں باپ کو کھو چکی ہے، کم از کم میں تو اسے دکھ دینے والوں میں شامل نہ ہوں، پلیز اب تو چل دو۔ صدف نے آنسو خشک کرتے ہوئے منت بڑے لہجے میں کہا۔ تو زارا ہار کر ڈرائیور سے بات کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس جا رہی تھی، اپنا اعتماد اپنی محبت گوا کر سارا راستہ چپکے چپکے آنسو بہاتی رہی۔ آخر صدف کیوں چلی گئی بغیر اطلاع کے؟ شفق کو رخصت کرنے کے بعد گھر آ کر اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہلتے ہوئے وہ مسلسل یہی سوچے جا رہا تھا۔ رابعہ سے بھی پوچھ چکا تھا کہ کسی نے اس کے ساتھ الٹی سیدھی بات تو نہیں کی، یہ دیکھے بغیر، غور کیے بغیر کہ وہ پہلے اس کے بارے میں کیا کہہ چکا ہے۔ رابعہ سر جھکائے جواب دیتی رہی تھی۔ اگلے 2-3 دن بھی مصروفیت کی نظر ہو گئے۔ ہنگامے ٹھنڈے پڑتے ہی اس نے زارا کو فون کیا۔ صدف تو اگلے دن ہی واپس چلی گئی تھی، زارا نے سنبھل کر بتایا۔ لیکن کیوں؟ مجھ سے ملے بغیر ہی؟ عاطف نے شکوہ کیا۔ بات ہی ایسی تھی، زارا نے آہستہ آہستہ اسے ساری بات بتا دی۔ اسے کم از کم مجھ سے تو بات کرنی چاہیے تھی۔ رابعہ از نو پرابلم، میں خود ہی امی جان سے بات کروں گا، عاطف جوش سے بولا۔ ایز یو وش، زارا نے اپنی آواز کی مایوسی چھپاتے ہوئے آہستہ سے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ عاطف فوراً باہر نکل آیا۔ سامنے ہی رابعہ تازہ پھولوں کا گلدستہ سینٹر ٹیبل پر سجا رہی تھی۔ امی جان کدھر ہے؟ لون کی طرف کھلنے والی کھڑکی میں سے باہر جھانکتے ہوئے اکھڑ لہجے میں پوچھا۔ شفق آپی کو لینے گئی ہیں، رابعہ نے پھولوں کو ترتیب دیتے ہوئے بتایا۔ تم کیوں نہیں گئی؟ اس کی موجودگی بھی ناگوار گزری، آپ کی وجہ سے؟ رابعہ نے ڈٹ کر کہا۔ کیونکہ پھپھو اسی لیے چھوڑ کر گئی تھی تمہیں؟ کیوں آج کل میری اتنی پرواہ ہو رہی ہے؟ عاطف نے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ بدگمانی عروج پر تھی، کیا نہیں ہونی چاہیے؟ رابعہ نے چڑھانے والے انداز میں مسکرا کر پوچھا۔ مائنڈ یور اون بزنس، عاطف تلہی سے کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ عاطف بھائی، رابعہ نے آواز دی۔ اب کیا ہے؟ وہ جلا کر مڑا۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے فرمائش کی۔ کہاں؟ میں کہاں جا رہا ہوں؟ عاطف نے حیرت سے پوچھا۔ صدف جی کو منانے، رابعہ نے شرارت سے کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ عاطف نے بغور اس کی طرف دیکھا۔ پرکشش چہرے پر عجیب سی سنجیدگی بڑی شرارت لیے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مطلب یہ کہ ہم لوگ کراچی چلتے ہیں، صدف جی کو منانے کے بعد پھپھو کو منانے یہاں آئیں گے اور پھر دوبارہ صدف کے گھر جائیں گے اور پھر انہیں ہمیشہ کے لیے یہاں لے آئیں گے۔ رابعہ نے خوشی خوشی اپنا پروگرام بتایا۔ عاطف نے چند لمحے اس کی آفر پر غور کیا۔ لیکن امی جان، حدشے نے سر اباڑا۔ انہیں میں منا لوں گی، آپ بس یہ بتائیے چلنا کب ہے؟ رابعہ نے لہجے کو لاپرواہ بناتے ہوئے پوچھا۔ جتنا جلد ہو سکے، لیکن ہم امی سے کہیں گے کیا؟ عاطف اس سے بات کرتا پھر پہلے والا عاطف بن گیا تھا۔ یہ کہ آپ کو اپنے دوست کی شادی پر ضروری جانا ہے، ساتھ مجھے بھی لے جانے کا کہیں گے تو وہ ضرور مان جائیں گی۔
آخر میں اس کے لہجے میں یاسیت سی اتر آئی۔ عاطف نے اپنے خیال میں مگن غور ہی نہیں کیا اور جلدی سے تیار ہو کر میجر شاہد کی طرف نکل گیا۔ رابعہ بیگی پل کے لیے اپنی پسندیدہ جگہ پر آ بیٹھی۔ سنہری دوب کے ٹکڑے ہری ہری گھاس پر بکھرے زمرد ہی لگ رہے تھے۔ مالی سوکھے پتوں کا ڈھیر دیوار کے ساتھ لگا کر آگ لگانے لگا تو وہ بھی اٹھ کر پاس چلی آئی۔ ان پتوں کا کام ختم ہو چکا تھا۔ کیا اس کا وجود بھی وقتی طور پر عاطف کے لیے کارآمد ہے؟ اس کا مطلب نکل جائے گا تو وہ پھر اس سے دور ہو جائے گا۔ بے دلی سے سوچتے ہوئے اندر چلی آئی۔ رات کھانے پر شفق بھی ان کے ساتھ موجود تھی۔ عاطف نے سنبھل کر مدعا بیان کیا۔ رابعہ سر جھکائے کھانا کھانے میں مصروف تھی۔ اچھا ربو بھی ساتھ جائے گی، ضرور جاؤ، شوق سے جاؤ۔ عطیہ بیگم نے کچھ اس انداز سے اجازت دی کہ عاطف کا منہ بن گیا، لیکن مصلحت کے تحت خاموش رہا۔ مجھے تو کبھی کراچی نہیں لے کر گئے، شفق نے مذاق میں برا منہ بنایا۔ اب تم اپنے شوہر کے ساتھ چلی جانا۔ عطیہ بیگم نے محبت سے ان سب پر نظر ڈالی۔ کھانے کے بعد رابعہ شفق کے کمرے میں آ کر کپڑوں کے بارے میں مشورہ کرنے لگی کہ کیا لے کر جائے۔ بھائی میرے سارے کپڑے اٹھاؤ اور لے جاؤ۔ شفق نے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا۔ میں سونے جا رہی ہوں۔ رابعہ اچانک ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہیں، یہ ایک دم نیند کہاں سے ٹپک پڑی؟ بیٹھو، باتیں کریں گے۔ شفق نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سوری، موڈ نہیں ہے۔ انشاءاللہ واپسی پر ڈیروں باتوں کا ذخیرہ لاؤں گی۔ شب بخیر۔ رابعہ نے روانی سے کہتے ہوئے اسے موقع ہی نہیں دیا اور باہر نکل کر اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیا۔ صدف اپنا بیگ لے کر کمرے سے نکل رہی تھی کہ شہرین بھاگتی ہوئی اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ پپھو، آپ سے ایک سویٹ سی آنٹی اور انکل ملنے آئے ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ صدف نے تجسس سے بائی سے پوچھا۔ معلوم نہیں، پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ تم چلو میں چائے بھجواتی ہوں، بائی کہتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گیا۔ صدف سوچتی ہوئی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ اوہ، آنے والے کو دیکھ کر پل کے لیے دماغ چکرا کر رہ گیا۔ عاطف سے ہوتی ہوئی نظریں رابعہ کی طرف اٹھ گئی جو بےتابی سے اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ تم یہاں کیسے آ گئی؟ اس نے عاطف کو نظر انداز کرتے ہوئے رابعہ کو گلے لگا لیا۔ آپ بہت بدلی ہوئی لگ رہی ہیں۔ رابعہ نے الگ ہوتے ہوئے اس کے جلملاتے شاکنگ پنک کپڑوں، کلائیوں میں سونے کی چوڑیاں اور چہرے کو مزید خوبصورت بناتا گہرا میک اپ دیکھا۔ اس کا دل بیٹھنے لگا اور وہ گھبرا کر عاطف کی طرف دیکھنے لگی جس کی سیاہ ذہین آنکھوں سے الجھن ٹپک رہی تھی۔ چھٹی حص دیر سے آنے پر خطرے کا اعلان کر رہی تھی۔ اچھا ہوا تم لوگ آ گئے، میں ابھی واپس سسرال جا رہی تھی۔ ترچھی نظروں سے عاطف کو دیکھتے ہوئے جتانے والے لہجے میں کہا تو رابعہ بے دم سی ہو کر صوفے پر گر گئی۔ عاطف دل و دماغ میں ہونے والے دھماکوں پر کنٹرول کرتا دریچے میں جا کھڑا ہوا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہم تو آپ کو منانے آئے تھے۔ رابعہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کس لیے؟ میں کون سا ناراض تھی؟ صدف اندرونی کیفیت کو چھپاتی بہت حوصلے سے بول رہی تھی۔ صدف جی، آپ نے عاطف بھائی کو آزمایا تو ہوتا، ان کا انتظار تو کیا ہوتا۔ رابعہ منت بڑے لہجے میں بولی تو عاطف ایک جھٹکے سے اس کی طرف مڑا۔ رابعہ، تمہیں بھیک مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہیں شاید زندگی میں کبھی اندازہ نہ ہو کہ جذباتی فیصلے کس حد تک نقصان دہ ہوتے ہیں۔ کم آن، عاطف گمبھیر آواز میں کہہ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ ربو، میں تو سمجھ رہی تھی کہ تم شادی کے بعد مجھ سے ملنے آئی ہو۔ صدف نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے کہا تو رابعہ سہم کر عاطف کی طرف دیکھتے ہوئے زبان دانتوں تلے دبا گئی۔ میجر عاطف، مجھے اپنے نقصان کا اندازہ ہو چکا ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ کی شریک حیات زندگی زندگی میں ایسی لڑکی ہو جسے صرف اپنے ہی فیصلے منوانے آتے ہوں، جو اپنے فائدے کے لیے بھی کسی سے ڈسکس نہ کرے، جو اتنی مغرور ہو کہ اپنا فیصلہ دوسروں پر مسلط کر دے، بلکہ رابعہ جیسی لڑکی آپ کی شریک سفر بنے، جو ٹھنڈے مزاج والی ہو، جو اپنی بات منوانے کے ساتھ ساتھ مان بھی سکے۔ پلیز صدف جی۔ رابعہ نے جذب سے بولتی صدف کو ٹوک دیا۔ پلیز میجر عاطف، آپ رابعہ کو اپنا لیجئے۔ صدف نے اس پر دھیان دیے بغیر عاطف سے التجا کی۔ رابعہ کو اپنی توہین کا احساس ہونے لگا اور وہ عاطف سے پہلے ہی کمرے سے باہر نکل گئی۔ خدا حافظ، عاطف نے پلٹ کر صدف کی بھیگی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ وہ گہری سانس بھرتا ہوا اس سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گیا۔ صدف پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایئرپورٹ تک کا سفر خاموشی میں ہی کٹ گیا تھا۔ رابعہ بیگ شانے سے لٹکائے اپنے دھیان میں لوگوں کے ہجوم میں گم ہونے لگی تھی کہ عاطف نے آگے بڑھ کر اس کا نرم و نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لے لیا۔ شاید زندگی کے کسی مقام پر میں انہیں مکمل طور پر پا لوں، تحفظ کے احساس کے ساتھ رابعہ نے پرسکون ہو کر سوچا اور عاطف کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے لگی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں پھر نئے ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔